तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी PYQ वाली सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। PYQ का ये 7वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है इसमें हम क्या करते हैं, क्या कंसेप्ट है इस क्लास का। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले प्रश्न देखते हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भारत से जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद, पहला प्रोडक्ट कौन सा था। एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए उत्तर क्या होगा। आप सभी उत्तर कर दोगे इसका। दार्जिलिंग टी, ये पश्चिम बंगाल की है। इसे जीआई टैग कब मिला था? 2004-5 में मिला था पहला जीआई टैग, इसी वर्ष मिला था और इसको मिला था। और क्या याद रख सकते हो आप? जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये अधिनियम है कब का? 1999 का। कब लागू हुआ था? 2003 में पहली बार ये किसे मिला था, ये हमने देख लिया। अब आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार क्रेक एग्जाम चैनल पे है, तो आपको इस वीडियो का कंसेप्ट में बता दूं ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में न पूछो। अब जैसे यही प्रश्न मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज में क्यों कराया? प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में हमने देखा कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन जो नारियल का तेल है, उसको जीआई टैग मिला है। मोदी जी ने भी अपने मन की बात वाले भाषण में उनके सेशन में इसकी बात कही थी। तो इस कारण से ये प्रश्न न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है। अब जीआई टैग वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब करंट अफेयर्स में आया, तो जीआई टैग से बनने वाले जो भी स्टैटिक प्रश्न होते हैं वो मैं आपको कराता हूं। और उसमें भी वो स्टैटिक क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको यहां वाली सीरीज में कराऊंगा। और वो प्रश्न आएगा तो उससे जुड़े हुए और भी कुछ स्टैटिक बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहां बता दूंगा कि जरूरी नहीं आपके एग्जाम में सेम प्रश्न उठ के आ जाए, इससे मिलता जुलता कोई और प्रश्न भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। तो यही हमारे इस सीरीज का कंसेप्ट है। करंट अफेयर से जोड़ते हुए स्टैटिक में आपको कराता हूं, और वो भी ऐसे स्टैटिक जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इसको नाम दिया हमने PYQ वाली सीरीज। और हर क्वेश्चन में 2-5 सेकंड का मैं आपको वक्त दूंगा, ताकि आप पहले खुद का भी टेस्ट ले सके कि आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। और एग्जाम वाले प्रश्न रिपीट होते हैं, मैं आपको बताता ही रहता हूं। बाकी कुछ ऐसे प्रश्न भी मैं 2-4 डाल देता हूं जो एग्जाम में नहीं पूछे गए लेकिन मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं कराता रहूंगा। तो अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर लगाइएगा उसका। देखो अच्छा प्रश्न है, DSSB के एग्जाम में पूछा गया था। क्या प्रश्न है कि जीआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मैं आपको 2-4 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, ज्यादा ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा वक्त आपको चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। चलो मैं भी साथ में आपके रीड करता हूं, मेरे को भी नहीं पता क्या है। क्या पूछ रहा है? बौद्धिक संपदा अधिकारों के तत्व के रूप में शामिल किया गया। तो बौद्धिक संपदा की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका जीआई से संबंध है। माल की उत्पत्ति के स्थान से संबंधित है, तो ये भी बात सही है। प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। और इसमें उत्पाद के वह गुण नहीं होते जो उत्पत्ति के कारण होते हैं। तो ये कुछ अजीब सी बात लग रही है, इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसमें डाउट है। अगला भी देख लेते हैं। विशिष्ट उत्पत्ति वाले उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है। ऑब्वियस सी बात है, जो स्पेसिफिक ओरिजिन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक साइन के रूप में काम करता है जीआई टैग। तो इसमें अजीब सा कौन सा वाला स्टेटमेंट लग रहा है? ये तीसरा वाला ही। तो यही पार्ट गलत है, बाकी तीनों की तीनों राइट है, तो यही उत्तर हो जाएगा। गलत पूछ रहा है ना, तो उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद करूंगा आपने भी यही लगाया होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या है प्रश्न कि जीआई स्थिति अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास के कृषि क्या, यहां पे आपको भरना ही ऑप्शन दे रखे, को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तो कृषि के उत्पाद को, कृषि की भूमि को, कृषि के औजार को, या कृषि के अपशिष्ट को, किसको हम जीआई टैग देते हैं? आप ही सोच के बताओ। कृषि के उत्पाद को ही देते होंगे, यही प्रश्न सही होना चाहिए। लैंड इतना सूटेबल नहीं हो रहा, औजार भी इतना सूटेबल नहीं हो रहा, हो सकता है लेकिन इतना सूटेबल नहीं है, वेस्ट भी नहीं है, तो प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पे, तो यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अच्छा, आप भी साथ साथ लगाते हुए चलना, पहले कोशिश आप लोग करना कि आप आंसर कर पाओ, चाहे वीडियो को रोकना पड़ जाए आपको। और कॉपी पेन में लेकर के बैठना कि हाँ पहले वाले का मैंने ये लगाया, सही है तो राइट कर देना, वरना गलत। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल जितने भी प्रश्न मैंने पूछे 20-21 जो भी होंगे, उसमें से आपके कितने राइट गए। उससे जब आप लिखोगे ना कि मेरे इतने में से इतने राइट गए, तो एक कॉन्फिडेंस आपका आएगा, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही है। अगला देखो, अगले में पूछ रहे भारत में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। करंट अफेयर्स की क्लास आपने देखी है तो अब तो आप उत्तर लगा ही दोगे। ये आपको मिलेगा केरल में, केरल के कसारगोड में आपको ये मुख्यालय मिलेगा।
अब समझ में आ गया ना, यही वाला मैंने आपसे क्यों पूछा, रिसर्च इंस्टीट्यूट और ढेर सारे, क्योंकि अभी कोकोनट न्यूज में रहा है, अभी इसको जीआई टैग मिला। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दो, जो कोकोनट डे है वो हम कब मनाते हैं, ये प्रश्न मैं आपके लिए डाल रहा हूं। वैसे करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया था, जिसने करंट अफेयर्स की क्लास देखी है वो इसका उत्तर कर देंगे। बताइए, हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखो इसी से संबंधित है। नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा किसकी होती है, मतलब जो कोकोनट ऑयल है उसमें जो फैटी एसिड रहता है, कौन सा वाला सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। तो ये भी हमने प्रश्न देखा था, तो आंसर हो जाएगा लॉरिक एसिड। आपको सीधा सा याद रखना है। और अभी आप देखेंगे जितने भी प्रश्न अभी तक हमने करे करंट अफेयर्स का, एक ही प्रश्न चल रहा है, उसी से स्टैटिक जितने भी प्रश्न बने वो मैं आपको सारे के सारे करवा रहा हूं। ठीक है, वो एक ही प्रश्न से बनने वाले ये सारे प्रश्न अभी तक मैं आपको करा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि और ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आओ, और ज्यादा लेकर के आओ। भाई और ज्यादा नहीं आ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा, जितने मिलेंगे उतने ही लाऊंगा। मैं अपने मर्जी से नहीं बना रहा हूं प्रश्न, जो पूछे गए होंगे एग्जाम में और जो मुझे मिल रहे हैं वो मैं लेकर के आ रहा हूं। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं। रैंडमली उठाऊंगा तो मैं 100 क्वेश्चन ला दूं, 200 क्वेश्चन ला लूं, बोलो सही कितने लाने, 1000 ला दूं। इस तरह के यूट्यूब में भरमार पड़ी है, लोग हजारों स्टैटिक वीडियोस बनाते रहते हैं। तो हमारा कंसेप्ट अलग है सबसे, है ना, यूनिक कंसेप्ट पे चल रहे हैं हम। अभी तक तो यूनिक है, और इसी तरह से आपको पढ़ना है, करंट अफेयर से लिंक करते हुए स्टैटिक प्रश्न, और वो भी एग्जाम में पूछे गए। अभी अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये अगला प्रश्न रिपीट हो गया है, वही वाला प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है कि नारियल के तेल में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है। अब देखो मैंने कहा ना, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रिपीट होते हैं, वही का वही प्रश्न है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। FSSI में पूछा गया था कब, 2016 का ये प्रश्न है। नारियल के तेल में मौजूद वसा अम्ल की प्रमुख मात्रा कौन सी है, ये प्रश्न है, और ये ऑप्शन थे। अब ये का यही प्रश्न उठ के आ गया कि कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। 2023 के SSC एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने कहा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अब आंसर लगा दोगे ना, लॉरिक अम्ल, लॉरिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब अगले में पूछ रहा है कि पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर का नाम आपको बताना है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल जीता हो। तो पहले बैडमिंटन प्लेयर कौन थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सही उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल। और अगर मैं पूछूं कौन से ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे वहां पे इन्होंने ब्रोंज जीता था। इस तरह से पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी थी ये ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं, आपको समझ में आ गया। अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, जिसे आप योनेक्स टाइटल भी कहते हो, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हो, उसका आयोजन हो चुका है, नई दिल्ली में हुआ था, 22वां एडिशन था। याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूं। उसमें मेन सिंगल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने, डेनमार्क के हैं, और वुमेन सिंगल आंसी यांग ने जीता, वो साउथ कोरिया से है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 में होगी वो कहां पर होगी। अब देखो ये फ्यूचर वाला प्रश्न है, अभी 2025 चल रहा है, 2026 का प्रश्न पूछ लिया, और ये 2022 में ही पूछ लिया गया SSC में, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में होगा। अगला देखो, अगला भी वही प्रश्न है। देखो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वाले कहां पे होंगे। प्रश्न रिपीट हो रहा है मेरे भाई, SSC CPU में आया ये प्रश्न, ये SSC CHSL में आया था 2022 में, और ये SSC CPO 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में। तो मान के चलना, ये इस तरह का प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना हमने देखा 1934 में होती है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, और इसके अध्यक्ष कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी है। और इसी तरह से ये तो हमने बात कर ली है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। अगर वो पूछ ले वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन, मतलब विश्व के लेवल पे जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब होती है, तो भी उसका आंसर सेम होगा 1934। अब आप मुझे बता दो कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके प्रेसिडेंट कौन है। चलो प्रेसिडेंट मैं बता देता हूं, पॉल एरिक उनका नाम है। हेडक्वार्टर का आंसर आप लोग कर दो। अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगले में पूछ रहे कि कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बने। ये प्रश्न हमने देख लिया। अच्छा ये प्रश्न शायद फिर से रिपीट हुआ है, SSC CHSL में 2023 में आया। देखते ऊपर वाला कब पूछा गया था। ये एक बार ही रिपीट हुआ है ना ये। हाँ,
ये तो एमपी के किसी एग्जाम में पूछा गया था और वही प्रश्न देखो फिर से रिपीट हुआ। एमपी में कब पूछा गया था? 2000, यहाँ पे ईयर मिसिंग है ना। अब ये वापस से पूछा गया 2023 में एसएससी के एग्जाम में। अब तो आप आंसर कर दोगे कौन? साइना नेहवाल, 2012 के लंदन ओलंपिक में जीता ब्रोंज मेडल। तो कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रश्न भर भर के रिपीट हो जाते। अब अगला प्रश्न देखो क्या है। मलक्का जो जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये किन दो जल निकायों के बीच में स्थित है? अब ये स्ट्रेट वाला प्रश्न मैं अचानक से क्यों करा रहा हूं स्टैटिक में आपको? देखो हर क्वेश्चन का कारण मैं बताता हुआ चलूंगा कि यही प्रश्न मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। क्योंकि अभी हमने देखा एक एक्सरसाइज, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम है ला पेरोस, बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन किसने किया? फ्रांस ने किया। और भारत की तरफ से अगर पूछे किस जहाज ने हिस्सा लिया तो आईआईटी मुंबई जो जहाज है उसने हिस्सा लिया है। अब ये हुआ कहां पर? ये तीन जो जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है, वहां पे इसका आयोजन हुआ। एक तो ये मलक्का स्ट्रेट हो गया, सुंडा स्ट्रेट हो गया और लोम्बेक स्ट्रेट हो गया। इसलिए ये प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं। वैसे एग्जाम में नहीं आया ये प्रश्न, लेकिन मुझे लगता है कि करवाना चाहिए तो कर लेते हैं। तो किस किस को जोड़ता है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन को ये आपस में जोड़ता है। और अगर इसी में मैं एक प्रश्न और जोड़ दूं कि किन के बीच स्थित है, जोड़ता है वो तो आपने बता दिया, किन के बीच स्थित है, तो याद रखना मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में ये स्थित है स्ट्रेट। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। अच्छा देखो, अभी जो मैंने आपको बताया अलग से प्रश्न वही एग्जाम में आया प्रश्न है ना, आरपीएससी एग्जाम में आया। क्या है? मलक्का जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? अभी हमने देखा किसको, किन दो जल निकायों को मिलाता है, पैसिफिक और इंडियन ओशियन को। अब किसे अलग करता है उसकी बात कर ले तो अभी मैंने आपको बता दिया, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा आना चाहिए, आंसर ये वाला होगा, फोर्थ वाला, मलेशिया और सुमात्रा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये देखो सुंडा वाला। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, बता दिया एक बार मैंने आपको। सुंडा जल डमरू मध्य दो द्वीपों के बीच में स्थित है, उनमें से एक जावा द्वीप है और दूसरा द्वीप कौन सा है? तो एक जावा है और दूसरा कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सुमात्रा। दिख रहा है क्या सुमात्रा? ये रहा सुमात्रा। और अगर किन दो जल निकायों को ये जोड़ता है, अगर ये वाला प्रश्न आ जाता तो जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ता है और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में ये स्थित है। अगला देखो, अगला क्या पूछ रहा है। अगला ये इसरो वाला प्रश्न आ गया। अच्छा एक बार मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ आपके मन में, नहीं तो बात रह जाएगी। अभी जो एक्सरसाइज में तीन जल डमरू मध्य स्ट्रेट्स की चर्चा हुई थी, मलक्का, सुंडा और एक और हुई थी लोम्बेक। तो लोम्बेक वाला प्रश्न शायद मैंने लिया नहीं है क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाली सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया के बाली और लोम्बेक द्वीपों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको एक्स्ट्रा में। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहा है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? मतलब इसरो ने किस भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ये एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रम एस। और अगर मैं पूछ लूं कि विक्रम एस को किस कंपनी ने बनाया है, बता सकते हो? तो आंसर होना चाहिए आपका क्या? स्काई रूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद की कंपनी है। अगला देखते हैं। अगला वाला प्रश्न भी इसरो से है। अच्छा, इसरो के ही प्रश्न मैंने क्यों डाले इस तरह के? क्योंकि अभी हमने देखा इसरो ने अपना तीसरा लॉन्च पैड तैयार करने की घोषणा कर दी है। कहां पर तैयार करेगा? श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पर। याद रखना इस तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। अभी तक इसरो के पास कितने लॉन्च पैड है? तो अभी तक 2 थे, लेकिन अब तीसरा भी बनने वाला है। 4 साल में बनके तैयार हो जाएगा। तीनों एक ही स्थान पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। अब आप में से अगर कोई नया स्टूडेंट पूछे कि तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी जिले में जो कुलशेखर पट्टिनम है वहां पे इसने क्या स्थापित किया था? वहां पे लॉन्च पैड नहीं है, वहां पे स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट क्या होता है? जिस तरह से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, उसी तरह से ये स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट के अंदर ही होते हैं लॉन्च पैड। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अभी देखो प्रश्न पढ़ते हैं हम। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया। इसे किसके द्वारा डिजाइन या तैयार किया गया? मतलब वो प्राइवेट कंपनी का नाम आपसे पूछ रहा है जिसने अभी अपना एक लॉन्च पैड तैयार किया है। तो बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर लगा दिया होगा आप लोगों ने, अग्निकुल
कॉस्मोस, ये चेन्नई की एक स्पेस कंपनी, प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अब यहां से भी देखो 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि ये लॉन्च पैड इन्होंने स्थापित कहां पे किया। तो मैंने आपको बताया लॉन्च पैड कहां पे स्थापित होगा, जहां पे स्पेस पोर्ट होगा। अभी तक एक ही स्पेस पोर्ट है जो इसरो का है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसी के अंदर इन्होंने अपना लॉन्च पैड स्थापित कर दिया, जो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया भारत का पहला है। ठीक है, यहां से रॉकेट लॉन्च करेंगे। और इन्होंने ये प्रश्न बन सकता है, इन्होंने यहां से जो पहला रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम क्या है, और इस लॉन्च पैड का भी इन्होंने नाम रखा है। देखो बड़ा आसान रहेगा याद करना, कंपनी का नाम तो याद रह जाएगा ना, अग्निकुल कॉस्मोस। ये जो लॉन्च पैड इन्होंने स्थापित किया इसका नाम तो रखा इन्होंने धनुष। क्या नाम रखा? धनुष। और धनुष से हम क्या छोड़ते हैं? अग्निबाण छोड़ते हैं, बाण छोड़ते हैं। तो यहां से जो इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम अग्निबाण था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और हाँ, अगर वहां पे अगर एक और प्रश्न आप ये जोड़ सकते हो, वो मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था। क्या बताया था कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? तो तुम्बा आंसर करोगे, तुम्बा ये आपको मिलेगा केरल में। वैसे इसका बाद में नाम बदल करके विक्रम साराभाई के नाम पे कर दिया गया था। 1963 में स्थापित हुआ था। और वहां से जो हमने पहला स्वदेशी इंडिजिनस रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम था RH-75। अभी आप ही में से किसी भाई ने किसी स्टूडेंट ने बताया था कि उनके अभी 2024 में किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था। ये शायद पार्ट नंबर 6 में या 5th पार्ट में मैंने आपको बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगला में देखो, विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका संबंध किस खेल से है। तो बताओ, सब बता दोगे आंसर? क्रिकेट से है। और अभी हमने देखा कि जो 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी है वो आ चुकी है। एक बार उसका भी रिवीजन करा दूं क्या? कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा एग्जाम में। संबंध तो आपको पता लग गया, क्रिकेट से है। अभी जो इसका एडिशन है, अगर एडिशन की बात करें तो 32वां एडिशन था जो अभी हुआ। पूछे कहां पे हुआ इसका फाइनल, तो वो भी याद रखना, कोट्टाम्बी जो स्टेडियम है जो आपको मिलेगा वडोदरा गुजरात में, वहां पे हुआ। और इसमें जीता कौन है? तो कर्नाटक इसमें विजेता रहा, 5वीं बार जीत चुका है। अभी किस टीम को हराया? इन्होंने विदर्भ को हराया है। ठीक है, सबसे सफल टीम अब कर्नाटक और तमिलनाडु है, 5 बार ये जीत चुकी है। तो इतना ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी PYQ वाली सीरीज, पार्ट नंबर ये 7 था। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो देख लिया अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि लोग इससे जुड़े, ये सीरीज चले, तो मुझे भी इसे कंटिन्यू रखने में मजा आए। बाकी ये सीरीज आप ही लोगों पे निर्भर है, आप ही लोगों के लिए है, इसे आप ही लोगों को चलानी है। तो इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी आप ही को करनी पड़ेगी। क्वालिटी तो मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन एक बार लोगों को इसका स्वाद चखाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्वालिटी से कुछ नहीं होता जब तक लोग उसे चखेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो वो काम आप संभालो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।